नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जिस टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के साथ एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज की स्ट्रेट टॉक भारत की संसद के शीतकालीन सत्र के समाप्त हो जाने के मुद्दे पर आधारित है। स्ट्रेट टॉक में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संसद के शीतकालीन सत्र में जिस तरह के मुद्दे उठाए गए, जिस तरह से हंगामा देखा गया, अब क्या इस हंगामे का जो परिणाम है वो भारत की राजनीति में और भी ज़्यादा गंभीर नजर आएंगे, या फिर ये जो हंगामा है ये फौरी हंगामा ही साबित होगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे हंगामे में एक बात जो निकलकर सामने आई है कि विपक्ष के सभी दल, जो बार बार ये खबरें आती रही कि मतभेद जो है गहरा रहे हैं और मनमुटाव लीडरशिप को लेकर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं दो तीन मुद्दों पर विपक्ष एकजुट दिख रहा है और बीजेपी की मुश्किलें, चुनौतियां शायद शीत सत्र के समाप्त होने के बाद खत्म नहीं होंगी, बल्कि अब ये चुनौतियां सड़क से भी बीजेपी की परेशानियां बढ़ाती नजर आएंगी। आइए शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक इन्हीं सब सवालों के साथ। तो संसद का सत्र, शीतकालीन सत्र समाप्त और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि किसी को भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हंगामा, धक्का मुक्की इसके केंद्र में प्रदर्शन रहा है और एक कहीं ना कहीं अपना विरोध जताते हुए संसद के शीत सत्र को और संसद के सत्र को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि पहले अपने दर्शकों के सामने इन सवालों, इन तथ्यों को रखें और उसके बाद आज के जो पैनल हैं उनसे आपका परिचय करवाए, अपने दर्शकों का परिचय करवाए। और आइए देखते हैं कि आज का जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो क्या है। स्ट्रेट टॉक का संसद का शीत सत्र समाप्त, हंगामा जारी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हंगामा शीत सत्र के समाप्ति के साथ खत्म हो जाएगा? इसकी जो गूंज है वो कमजोर पड़ जाएगी? लोकसभा की जो प्रोडक्टिविटी है, इसके बारे में कहा गया है खुद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कि 54% जो है वो लोकसभा की प्रोडक्टिविटी रही है, जबकि 40% के आसपास राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने निराशा जताई है। किरेन रिजिजू ने इस उत्पादकता को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई है और उनको संसद से निलंबित करने की मांग बीजेपी सांसद ने कर डाली है। अंबेडकर के अपमान पर जो हंगामा है, जो सदन के भीतर से लगातार गूंजता रहा, भारत की सियासी गलियों में भी इसकी आवाज़ जो है लगातार जो है गूंजती रही, अब क्या ये सड़क पर भी सुनाई देगी? अडानी, मणिपुर, संभल के मुद्दे पर सदन के भीतर दोनों सदनों में गतिरोध लगातार देखा गया। और अब जो बड़ा प्रश्न है कि सत्ता पक्ष की चुनौतियां क्या इस शीत सत्र ने बढ़ा दी हैं, क्योंकि अमित शाह, अंबेडकर पर उनकी की गई टिप्पणी, इसका रोष पूरे देश में देखने को मिल रहा है और तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता, बीजेपी का जो युवा इकाई है वो भी करता हुआ दिख रहा है कांग्रेस के विरोध में कि उन्होंने कहीं ना कहीं अंबेडकर का अपमान किया और संविधान का अपमान किया, क्योंकि उन पर धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया गया है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है, आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार है हेमंत कुमार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप चौधरी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रभात कुमार कुछ देर में जुड़ेंगे, और हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं सचिन दहिया। आपका बहुत बहुत सभी का स्वागत करती हूं मैं। और शुरुआत हेमंत जी मैं आपसे करना चाहूंगी। हेमंत जी, क्या लगता है अभी शीत सत्र की समाप्ति के साथ ये हंगामा थम जाएगा, या फिर इसकी जो गूंज है, इसकी जो आंच है, सत्ता पक्ष को परेशान करती नजर आएगी? धन्यवाद नेहा जी। जी संसद के इस शीतकालीन सत्र में जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल अशोभनीय हुआ है जी और ये किसी भी लोकतंत्र पसंद व्यक्ति के लिए ये उसको खराब लगेगा, एक व्यक्ति के रूप में भी और एक संस्था को जिस तरह से इस देश के लोग देखते हैं कि जी वह संसद में क्या होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि जो परंपरा है, जो इतिहास है, उसके बिल्कुल उलट हो जी रहा है। मेजर जो टर्निंग पॉइंट है वो है अमित शाह जी का बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर की गई टिप्पणी। जी और जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की थी, उसको मुझे लगता है कि शायद उसका निपटारा हो सकता था जब उसको
उसको लेकर के अमित शाह जी या सरकार की ओर से कोई एपोलॉजी सामने आ जाती तो मुझे लगता है कि शायद ये इतना आगे नहीं बढ़ता। लेकिन सरकार, गृह मंत्री जी इस पर बिल्कुल अड़े रहे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। सबसे पहली बात तो ये कि संसद के भीतर आपने बात कही है, वो रिकॉर्ड पर है, उसका फुटेज है, उसमें तोड़ मरोड़ करके कुछ नहीं कहा गया है। जो फैक्ट है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ जी। दूसरी बात है जिस तरह से आपने बात कही वह पार्टी के इसको छोड़ दीजिए, अगर एक व्यक्ति के रूप में मैं जो समझता हूँ कि वह बिल्कुल ही अपमानजनक और उपहास उड़ाने वाली टिप्पणी थी। और ऐसी टिप्पणी एक प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी आई थी, लेकिन उस समय यह मुद्दा नहीं बन पाया था। जब ये संविधान को लेकर के चर्चा हो रही थी कि ये संविधान बदलने की साजिश चल रही है जी, उसके जवाब में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बाबा साहब आम्बेडकर भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकता है। यह उपमा ही अपने आप में उपहास करने वाली उपमा थी, क्योंकि इस बाबा साहब जो संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं उनके बारे में ये कहना कि वो भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकता है, तो इस तरह की उपमा किसके बारे में दी जाती है? इस तरह की उपमाएं दी जाती है कि जो व्यक्ति इस तरह के काम करने का माहिर रहा हो, इस तरह का कुछ तोड़ फोड़ करने का, उसके बारे में उदाहरण देते हैं कि उनकी भी ताकत नहीं है कि वो आकर के बदल लेंगे। तो उपमा भी आपने गलत दी थी। तो कंटिन्यूटी में मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी जी, और उसके बाद अमित शाह जी ने बात कही, और इस बात को लेकर के काफी हंगामा हुआ। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह हुई कि दूसरे दिन जो संसद के भीतर में दिखाई दिया जी कि विपक्ष के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद जो वहां टकराव की स्थिति पैदा हुई और उसको लेकर के जो दो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, और वो लगातार वो चीजें सामने आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये मसला, इसमें टकराव की तो कोई जरूरत नहीं थी। अगर मान लीजिए कि विपक्ष के प्रदर्शन के खिलाफ, कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ आपको प्रदर्शन करना था, आप प्रदर्शन करते। संसद का कैंपस भरा है और वहां उस कैंपस में सबके लिए जगह है, लेकिन जिस तरह से दिखाई दिया कि जो मकर द्वार है उसको घेर करके जिस तरह से वहां सत्ता पक्ष के लोग खड़े थे, वो एक तरह से टकराव की मुद्रा दिख रही थी जी। और अगर चीजों को समझने के लिए, इनको इसकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए सबसे बड़ा ये क्या है, जरिया क्या है? संसद का पूरा इलाका जो है वो सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित है। तो सीसीटीवी निकाल करके सरकार को और ये बिरला जी को, धनखड़ जी को पूरा सब चीज सामने रख देना चाहिए कि किन किन लोगों ने बदमाशी की है, किन लोगों ने धक्का दिया है, किन लोगों ने छेड़खानी की है। बिल्कुल। राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर हुआ है वो तो अपने आप में हास्यास्पद लग रहा है कि आप इस तरह से नेता विपक्ष के साथ जिस तरह से वहां निशिकांत दुबे ने जो उनको गुंडा कहा जी, और लोग जिस तरह से बात कर रहे थे, तो ये अपने आप में आप असहमत हो सकते हैं, आपके प्रतिद्वंदी है वो जी, राजनीति में असहमति की जगह है, लेकिन आप इस तरह से नेता प्रतिपक्ष को गुंडा कहें, ये तो हद हो गई है। और उसके बाद एफआईआर करवाई जाती है, उनको ये भी कहा जा रहा है मसल पावर वो जो संसद के भीतर एफआईआर करवाते हैं जी। और वही अनुराग ठाकुर जो राहुल गांधी के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ करके वीडियो ट्वीट करते हैं जी। बिल्कुल। तो अनुराग ठाकुर ने भी किस तरह से ट्वीट किया और वो गलत ट्वीट था, इसका जवाब मैं संजीव दहिया जी से लूंगी। चेयरमैन को पूरी स्थिति का वीडियो निकाल कर रखना चाहिए। बिल्कुल। सचिन जी से जवाब दूं, बातें जो हो रही है जी उससे अलग हो रही है जी। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और सचिन जी से इसका उत्तर जरूर लेने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह कहते हैं कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया, जबकि अनुराग ठाकुर के बयान को कितना गलत और झूठा पाया गया, इस पर क्या कहना है बीजेपी के नेता का, समझेंगे। लेकिन एक छोटा सी ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक इस पार लौटेंगे और इस सवाल का उत्तर जरूर लेने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और संसद में जो हंगामा हुआ है और उससे क्या सत्ता पक्ष की चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, यही बड़ा प्रश्न हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आज की अपनी स्ट्रेट टॉक के जरिए। और सीधे लेकर चलते हैं दर्शकों को संदीप चौधरी जी के पास, पॉलिटिकल एनालिस्ट। संदीप जी,
इस पूरे हंगामे के बीच क्या आप देख पा रहे हैं कि सत्ता पक्ष की चुनौतियां अब बढ़ जाएंगी? देखिए नेहा जी, सत्ता पक्ष को तो लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे सरकार आज बीजेपी की हो या बीजेपी गठबंधन की हो या पूर्व में जो सरकारें रही हैं जी, क्योंकि विपक्ष लगातार घेरता है। और इस बार आप ये देखिए जिस तरीके से सदन की कार्यवाही चली, बहुत कम समय सदन की कार्यवाही चल पाई, विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता रहा और सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा। संबंध वाला मामला हो या मंदिर मस्जिद वाला मामला हो या फिर इस तरीके से लास्ट में आपको ये धक्का मुक्की दिखाई दिया। तो हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि सरकार का जो पक्ष है, जो अमित शाह बोल रहे थे, देखिए हमारे देश में क्या है नेहा जी, जो पंजाब साइड के लोग हैं उनकी हिंदी बोलने का तरीका कुछ अलग है, जो गुजरात के लोग हैं उनका हिंदी बोलने का थोड़ा अलग है, जो नॉर्थ इंडिया हरियाणा के और दिल्ली के, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इनका हिंदी बोलने का तरीका अलग है। तो जिस वक्त अमित शाह जी ये बात संसद के अंदर बोल रहे थे कि भाई अंबेडकर 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 करने से बेहतर था कि तुम भगवान का नाम ले लेते, उनका कहने का जो तात्पर्य था, जहां तक मैं समझता हूँ, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उनका कहने का ये था कि भाई तुम लोग भगवान को भी याद करते, तुम केवल एक राजनीतिक व्यक्ति को इसलिए बार बार नाम लेते हो कि तुम्हें अंबेडकर साहब का जो उनके पीछे खड़ा हुआ एक बड़ा वोट बैंक है वो दिखाई देता है। लेकिन आप जो बात करने का तरीका है, जो उच्चारण करने का तरीका है, जैसे उत्तर भारत में अंबेडकर साहब को बहुत वैल्यू दी जाती है। वैल्यू इसलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, उनका जो वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा है। और कोई भी पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इवन चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी अंबेडकर साहब को डाउन करके देख सकता, कोई पार्टी नहीं देख सकती। लेकिन हाँ, नेताओं का उच्चारण डिफरेंट हो सकता है। खड़गे साहब के भी आप देखेंगे बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता है, कुछ मुद्दों पर, कुछ बातों में वो चीजें आपको महसूस हो सकती है। लेकिन उसमें जब चीजें अंबेडकर साहब सेंटर में आ गए, केंद्र बिंदु बन गए, तो बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना चाहा, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना चाहा। बीजेपी ने कांग्रेस इसलिए घेरा कि उनको भारत रत्न किसने दिया, बीजेपी समर्थित सरकार ने दिया, यहाँ पर कांग्रेस फंसती हुई नजर आई। उसके बाद बीजेपी ने ये बात कही कि भाई उन्हें 2 बार चुनाव हरवाने में कांग्रेस का योगदान रहा, यहाँ पर कांग्रेस फंसती हुई नजर आई। उन्हें हिंदू धर्म क्यों छोड़ना पड़ा, उस वक्त जो सरकार थी वो नेहरू जी की सरकार थी, ऐसा क्या हुआ कि बौद्ध धर्म किया। तो कुल मिलाकर के टकराव की स्थिति, और कांग्रेस अलायंस इसलिए घेरते रहे बीजेपी को कि भाई उनके लिए जो शब्दों की मर्यादा थी वो ठीक तरीके से उनका नाम नहीं लिया गया, क्योंकि बड़े मान सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। तो ये चीजें बीजेपी भी इसमें फंसती नजर आई। मैंने पहली बार देखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में अमित शाह जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, उसके बाद जब धक्का तो राहुल गांधी इस मामले में फंसते, तो कहीं ना कहीं बीजेपी नेतृत्व को ये महसूस हुआ कि ये जो मुद्दा है, ये जो टिप्पणी है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसका असर हो रहा है, इसीलिए अमित शाह मजबूर हुए प्रेस वार्ता के लिए। संदीप जी, आपका ये पॉइंट मैं अब सचिन जी के पास लेकर जाना चाहूंगी। सचिन जी, कहीं ना कहीं टिप्पणी हुई, गलती हुई, अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई पेश करनी पड़ी। मैं समझना चाहती हूँ कि अगर गलती हो गई तो माफी मांग लेने में क्या ऐतराज? नेहा जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आज भारत की एक मजबूत राजनीतिक हस्ती, जो कि उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल जी के पुत्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री, आज भ्रमलीन हो गए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सभी की श्रद्धांजलि। दूसरी बात, जिस प्रकार से अभी संदीप जी कह रहे थे, हेमंत जी कह रहे थे, भाषा और शब्दों का, केवल क्योंकि एक प्रदेश का, हिमाचल की हिंदी अलग है, राजस्थान की हिंदी अलग है, गुजरात की हिंदी अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, उड़ीसा की अलग है, उनका बोलने का उच्चारण, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी माननीय अमित शाह जी ने, उन्होंने एक ही बात कही कि मेरी कोई भी ऐसी भावना नहीं थी कि मैं भारत रत्न अंबेडकर साहब जी को किसी भी प्रकार से या उनके चाहने वालों को किसी भी प्रकार से आहत करूं, केवल ये भाषा का वो। दूसरी बात, अगर आप जो शीतकालीन सत्र की अगर बात करेंगे, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो चाहे मानसून सत्र हो, विपक्ष की भूमिका अगर आप देखेंगे, अभी आपने बहुत कहा कि कितना हमारी प्रोडक्टिविटी निकली, लोकसभा में 54%, राज्यसभा में 40%। क्यों? क्योंकि विपक्ष एक भूमिका में है, सकारात्मक विपक्ष ना होकर नकारात्मक विपक्ष है, जो केवल एक भूमिका में है कि विरोध विरोध विरोध, और बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे। तीसरी बात, मैं केवल
अगर ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो लोकसभा यानी कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर कहे जाने में लोकसभा में जो घटनाक्रम हुआ है जी, इसमें मैं एक बात मानता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मसार है। और ये जो काला अध्याय है, अगर काला अध्याय की अगर हम गिनती करेंगे तो काले अध्याय चाहे वो आपातकालीन हो, चाहे 1984 के दंगे हो, और चाहे संसद में इस तरह की घटना हो, ये केवल कांग्रेस पे जाती है। और कांग्रेस, क्योंकि मैं आपको एक और इसका तथ्य दूंगा कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा भारत में नेहरू से लेके और अब तक मनमोहन तक बहुत बार उनकी सरकार आई, उनको विपक्ष की भूमिका नहीं आती। वो अपनी हार से विचलित हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, और वो किसी भी प्रकार से सत्ता से बाहर जाना नहीं चाहती थी, पर जनता उनको स्वीकारती नहीं है। और चौथी महत्वपूर्ण बात, जिन हम सबके संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के लिए आज ये बात कर रहे हैं, 1956 में उनका देवासन हुआ था और उनको भारत रत्न दिया गया 1990 में जी, 34 साल। और वही राजीव गांधी 1991 में गए, उनको 1991 में ही भारत रत्न दे दिया गया। एक ही वर्ष के अंदर बाबा साहब को 34 वर्ष रुकना पड़ा और राजीव गांधी जी को 1 वर्ष। ये कांग्रेस की मानसिकता है। ये कांग्रेस ये दिखाना चाहती है, बड़ा साफ कहती है कि जो गांधी परिवार का लॉयल है, जो गांधी परिवार को समर्पित है वही। और ये हंगामे में भी आपको दिखा होगा। सचिन जी मेरा सवाल नेहा जी, मैं आपको एक और बात कहूंगा। राहुल गांधी जी जो बात करते हैं कि मोहब्बत की दुकान, वो प्रताप सारंगी जी आदरणीय सांसद, इतने बुजुर्ग सांसद के पास पहुंच के उनको चोटिल देख के उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया उठाने के लिए, बल्कि उनको देख के वापस मुड़ के चले गए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, जो ये नफरत 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 ऐसी शब्दों का प्रयोग करते, सबसे ज्यादा नफरत किसी के अंदर है तो इस गांधी परिवार में, इस कांग्रेस पार्टी में। ठीक है, मैं कांग्रेस से ही उत्तर ले लेती हूँ। जो भी संसद के भीतर से तस्वीरें आई हैं प्रभात जी, बहुत ही अफसोसनाक ये तस्वीरें, और सांसदों के आचरण पर दुनिया भर में जो है बहुत ही इसकी निंदा की गई है, कड़ी आलोचना की गई है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्ष अपनी आवाज़ को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा पाया है। इस पूरे के पूरे विवाद पर सबसे पहले तो आपकी टिप्पणी लेना चाहूँगी, और उसके बाद सचिन जी ने जो भी बात कही, अगर उसका आप उत्तर देना चाहें। जी सर्वप्रथम आपको और आपके सारे व्यूअर्स को और मेरे जो को पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, मेरे तरफ से नमस्कार। मैं आऊंगा इस चर्चा पे, इस संसद के अंदर और बाहर जो भी घटनाएं घटित हुई जी, लेकिन शुरुआत में वहां से करूंगा कि आखिरकार ये घटनाएं घटित हुई क्यों, इसके मूल में क्या है जी। इसके मूल में है मोदी जी के जो मित्र हैं अडानी जी। हम जब आप यूएसए के अंदर जी पर चार्जशीट फाइल की गई तो हमने कहा कि चूंकि वो हमारे देश के नागरिक हैं तो और इतने बड़े उद्योगपति हैं, तो एक चर्चा क्यों ना हो जाए कि क्या इसमें कुछ गंभीरता है। अगर इसमें चर्चा होती तो 2 बातें आती। अगर ये बात साबित होती कि नहीं इन्होंने कुछ गलत किया है तो फिर इन पर भारत सरकार जो उचित कार्रवाई होती वो करती। अगर साबित ये होता कि नहीं इन्होंने गलत नहीं किया तो फिर भारत सरकार पूरे के पूरे इनके पक्ष में खड़ी होती, बोलती। पहले चर्चा की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ये जो सत्ताधारी दल है, चूंकि ये तो मलाई खाने वाले लोग हैं, चंदाखोर हैं, चंदा दो धंधालों वाले लोग हैं, तो इन्होंने क्या किया, चर्चा नहीं होने दिया, बार बार डाइवर्ट करा, संसद को बार बार डाइवर्ट करा। अब आते हैं अंबेडकर जी पे। अभी हमारे 2 साथी कह रहे थे कि भाषा हिंदी का अंतर होता है। गुजरात में कुछ और हिंदी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में कुछ और बोली जाती है। बिल्कुल ठीक बात, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मेरे दोनों भाइयों की बात से सहमत हूं, संदीप जी के बात से भी और सचिन जी के बात से। लेकिन शायद आपने वीडियो देखा हो ना देखा हो, एक बार देखिएगा, जरूर ध्यान से देखिएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों ने ये वीडियो जरूर देखी होगी। जी चुपचाप सुनना था, मैं आपके सारे प्रश्न लूंगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, 30 सेकंड। जी सवाल लैंग्वेज का नहीं था संदीप भाई, सवाल बॉडी लैंग्वेज का था, सवाल भाषा का नहीं था, सवाल व्यवहार का था। जो वो चेहरे की तमतमाहट दिखा रही थी, अंबेडकर 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 फैशन चल गया है। हाँ गृह मंत्री जी, आपको शायद अंबेडकर से चिढ़ है, क्योंकि अंबेडकर की एक उक्ति जो है वो आपको बहुत चुभती है।
अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपको ये लगता है कि अच्छा, ये जो सामने बैठे लोग हैं ये हमारे सामने बोल सकते हैं क्या? इसलिए आपने ऐसी भाषा का प्रयोग किया। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म स्वर्ग मिलता। गृह मंत्री जी, स्वर्ग वहां क्या होगा मुझे नहीं पता, और मैं आस्तिक आदमी हूं, ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं वो मानता हूं, लेकिन धरती पर जो शोषित, वंचित और दलित तबके के लोग थे, जो कई सदियों से, मुझे कहने में गुरेज नहीं है, कई सदियों से प्रताड़ित किए जाते थे, उनको उनके जागरण का काम, उनको उस लक्ष्य तक पहुंचाने का काम जिस व्यक्ति ने किया, उस व्यक्तित्व का नाम है अंबेडकर। अंबेडकर सिर्फ कोई नाम नहीं है गृह मंत्री जी, अंबेडकर एक विचार है जो इस देश की आत्मा है। उन्होंने पूरी कोशिश की कि भारत को जो है वंचितों और कमजोरों का स्वर्ग बनाया जाए। प्रभात जी, आप बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, अगले चरण में जाना थोड़ा सा वक्त दीजिए, सचिन भाई के बात का जवाब दे देता हूं। इन्होंने कहा कि अंबेडकर को भारत रत्न हमारे समर्थित सरकार ने दिया। बेशक मैं मानता हूं, 34 साल क्यों लगे? सचिन जी, मैं आऊंगी, आपके पास पूरा समय होगा, आपके पास पूरा समय होगा। नहीं नेहा जी, मेरा प्रभात जी से केवल एक प्रश्न, राजीव गांधी को 1991 में वो जाते हैं, 91 सचिन भाई सुन लीजिए, रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है ना। आपने जो बोला वो जवाब तो सुनिए, इतना धैर्य होना चाहिए, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, इतना धैर्य होना चाहिए। सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि गांधी परिवार तो चाहिए, जवाब लेते ही नहीं, आपने दिक्कत यही है, यही हालत संसद में बना रखी है। नहीं यही हालत लोकतंत्र के मंदिर में कर रखी है। यही जानना चाहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को 34 वर्ष तो लीजिए, राजीव गांधी को 1 वर्ष। इतनी धैर्य और इतनी साहस तो होनी चाहिए ना कि सुनने की। साहस पूरा है। अरे सुनिए, बॉडी लैंग्वेज की बात, अरे सुनिए, आप बॉडी लैंग्वेज के लिए अरे सुनिए सचिन जी, प्रभात जी को बात पूरी करने दीजिए, आपके पास भी समय होगा, आप अपनी बात रखिएगा। मैं नहीं बोल रहा था, मैं सुन रहा था। प्रभात जी बात पूरी करें। हाँ, 1990 की बात हो रही है, तो मैं इनको याद दिला दूं सचिन भाई को कि जिस सरकार का समर्थन कर रहे थे आप, भारत रत्न दिया था बाबा साहेब को, उसी सरकार ने बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए मंडल कमीशन का प्रस्ताव भी दिया था, जिस वक्त आप लोग कमंडल लेके भागे थे। रुकिए, उस सरकार को गिराने वाले थे आप, कमंडल लेके भागे। प्रभात जी संक्षेप में, प्रभात जी संक्षेप में, समय बहुत ही सीमित है। ठीक है, मैं अगले चरण के सवाल लेना चाहती हूँ, अगले चरण के सवाल लेना चाहती हूँ। आप दोनों से मेरा अनुरोध है, अगले चरण के सवाल लेने दीजिए। प्रभात जी, सचिन जी, प्रभात जी, सचिन जी, प्रभात जी, प्रभात जी, प्रभात जी, प्रभात जी और सचिन जी, प्रभात जी, सचिन जी, दोनों से अनुरोध है, कृपया समय का सम्मान करें। प्रभात जी, किसने सब यात्रा निकाली बाबा साहब की? प्रभात जी जवाब नहीं बनाना तो आपने मुद्दा भटका दिया। 1949 में किसने शव यात्रा निकाली? जीते मुझे लगता है कि हम इस बहस को कहीं भी किसी भी दिशा में ले जा पाने में असफल दिख रहे हैं। प्रभात जी, सचिन जी, सरकार ने क्या कांग्रेस दे सकी क्या? सचिन जी, आप सम्मान का ज्ञान कृपया समय की गरिमा का ध्यान रखें। सचिन जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रवक्ताओं से मेरा अनुरोध है। हेमंत जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, चुनाव में प्रत्याशी उतारे, हेमंत जी अगर आप सुन पा रहे हैं, संविधान हमें दिया था, मुझे लगता है एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, कुछ से ब्रेक ले लौटेंगे, कोई भी किसी के विरुद्ध चुनाव लड़ सकता है। कोशिश करेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे दर्शकों को लेकर चलेंगे हम हेमंत जी के पास। हेमंत जी, कहीं ना कहीं संसद से एक और बड़ा प्रश्न जो है वो भारत की सियासत के लिए आन खड़ा हुआ है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, उन पर बल का प्रयोग करने का आरोप लगा है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं इससे संबंधित कोई वीडियो या क्लिप जो है मीडिया को उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो क्या इसने सुरक्षा इंतजामों की भी पोल खोली है? क्या इसको ऐसे भी देखा जाना चाहिए? नेहा जी, मेरा मानना है कि ये सुरक्षा इंतजामों की पोल नहीं खुली है, बल्कि सरकार की पोल खुल गई है जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आज भी चाहिए था सरकार को, खास करके स्पीकर महोदय को, चेयरमैन महोदय को, कि इसके वीडियो फुटेज जारी होने चाहिए थे कि किसने क्या किया, लेकिन वो जारी नहीं हुआ जी। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि ये पूरा मुद्दा को डाइवर्ट करने की बात है, और मैं तमाम पैनलिस्टों से ये बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि बाबा साहब का जो मसला है,
अमित शाह जी की जो टिप्पणी है वो लैंग्वेज का सवाल नहीं है। उनकी टिप्पणी आप सुन लीजिए, वो एक तरह से उपहास उड़ाने वाली टिप्पणी है, जिसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि छोड़ो यार क्या नाम लेते हो अम्बेडकर का, इसको इस रूप में देखिए आप। टोन ये था कि बाबा साहब का नाम लेने का फैशन चल पड़ा है देश में, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतनी बार अगर नाम लेते तो 7 क्या मतलब है इसका? ये बिल्कुल उपहास उड़ाने वाली बात है। रही बात अम्बेडकर की विरासत को लेकर के, तो अम्बेडकर की विरासत पर न तो कांग्रेसियों का दावा है, न ये भाजपाइयों का, न संघियों का दावा है। और संघियों तो उनकी पूरी अदावत थी। उन्होंने हिंदू राष्ट्र को इस देश के लिए बड़ा खतरा बताया था। और जो लोग आज भी हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, संसद में हिंदू राष्ट्र के नारे लगाते हैं, वो अम्बेडकर की विरासत की दावेदारी कर रहे हैं। रही बात अम्बेडकर को भारत रत्न देने का, आप दे दीजिए भारत रत्न, आपने तो कर्पूरी ठाकुर को भी दिया है, लेकिन कर्पूरी जी की सरकार गिराने में संघियों की भूमिका सबसे प्रबल थी। और कर्पूरी जी के खिलाफ पूरे बिहार में आगजनी, हिंसा और गाली गलौज, और किस किस तरह की गाली नहीं दी गई थी, सारा काम ये संघी लोगों ने किया था उसमें। ये रिकॉर्ड पर है, ये उनकी सरकार गिराने में समर्थन वापस इन लोगों ने लिया था। और दूसरी बात मैं जो कह रहा हूँ, ये संदीप भाई से मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब वो दलितों के नेता नहीं थे। बाबा साहब इस देश में मुक्ति के प्रतीक हैं, दलितों की मुक्ति के, महिलाओं की मुक्ति के, इस देश को लोकतांत्रिक और आधुनिक देश बनाने वाले नेता के प्रतीक हैं। वो उनको महदूद, दलितों के नेता के रूप में महदूद करना एक तरह से उनके साथ बेईमानी, और यह बेईमानी ऐतिहासिक रूप से होती रही है बाबा के साथ। तो ये एक बड़ा मसला है। आप बाबा साहब को लेकर के जिस तरह की टिप्पणी कर, मैंने प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी का भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि बाबा साहब आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते हैं, यह भी अपने आप में बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी थी। और अमित शाह जी ने जो कहा, राजनीति में ये सारी चीजें चलती रहती है। बाबा साहब को आप पूजा करें, उनके पंच तीर्थ बनवा दें, उनकी मूर्ति दुनिया में ये पटेल साहब से ही बड़ी मूर्ति बनवा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बाबा साहब के विचारों को अगर आप मानना चाहते हैं। मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो उदाहरण दिया जाता है कि बाबा साहब ने कांग्रेस के मंत्रिमंडल से, नेहरू जी के मंत्रिमंडल से क्यों इस्तीफा दिया। हिंदू कोड बिल को लेकर के इस्तीफा देने की बात सामने है, वो रिकॉर्ड पर है सब जगह। उस हिंदू कोड बिल को लेकर के मैं थोड़ा सा तथ्य रख देना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा जी। 11 अप्रैल 1947 को संविधान सभा में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पेश किया। 9 अप्रैल 1948 को इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। 1951 में बाबा साहब ने इसको संसद में पेश किया था, जो उस समय पास नहीं हुआ। 1949 में, इससे पहले, नेहरू जी ने क्या कहा था, इस कानून को हम इतनी अहमियत देते हैं कि हमारी सरकार इसे पास कराए बिना सत्ता में नहीं रह सकती है। हिंदू कोड बिल के बारे में नेहरू जी कह रहे हैं। हिंदू कोड बिल के बारे में बाबा साहब कह रहे हैं, मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से अधिक दिलचस्पी और अधिक खुशी हिंदू कोड बिल पास कराने में है। हिंदू कोड बिल को लेकर के बाबा साहब और नेहरू में ये ट्यूनिंग थी, एक ही पन्ने पर थे। हिंदू कोड बिल को लेकर के कांग्रेस के भीतर के हिंदुत्ववादी तत्व, द्विजवादी तत्व उनके खिलाफ थे जी। लेकिन नेहरू और अंबेडकर में ये ट्यूनिंग थी इस महत्वपूर्ण बिल को लेकर के। दोनों एक दूसरे को एक तरह से समर्थन दे रहे थे अपना, अंबेडकर और नेहरू जी। और इस सवाल पर हिंदू महासभा, आरएसएस, करपात्री जी महाराज की पार्टी, रामराज पार्टी पूरे देश में आंदोलन कर रही थी। दिल्ली में नेहरू, गांधी और अंबेडकर के पुतले जलाए गए, अंबेडकर का अर्थी जुलूस निकाला गया, रामलीला मैदान में ये सारा नाटक हुआ। ये पूरे देश के रिकॉर्ड में है ये बात। तो हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले अंबेडकर को लेकर के ये कहें कि अंबेडकर के सबसे बड़े भक्त हम हैं, भक्ति कोई करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दावेदारी करते रहिए। लेकिन अंबेडकर की पूरी वैचारिकी जो है, उस विचार परंपरा का आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ और आज की बीजेपी उस विचार परंपरा के खिलाफ रही है जी। लेकिन जिस तरीके से सफाइयां पेश हो रही हैं हेमंत जी, जिस तरीके से सफाइयां दी जा रही है हेमंत जी, क्या उस सफाइयों में कोई भी भावना या फिर कोई भी जो आदर है वो नहीं नजर प्रदर्शित हो रही है?
बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो रहा है। और ये पूरे मुद्दे को भटकाने की बात है। राहुल गांधी पर जो एफआईआर हुआ, राहुल गांधी की सदस्यता ली थी इन लोगों ने, जी। वो तो सब पूरे देश में वो देश के सामने है कि उसमें जुडिशरी तक की भागीदारी थी, जुडिशरी तक को मिलाकर के राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी को समाप्त करने की कोशिश पहले भी हो चुकी है, तो इस ये बार एक भी और हो रही कोशिश है राहुल गांधी पर जो एफआईआर सारंगी दर्ज जी की गई है। वहाँ, मैं सारंगी संदीप जी जी से और उत्तर ले मुकेश लेती हूँ। राजपूत जी वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आईसीयू में। आईसीयू से लगातार वहां से लाइव फुटेज आ रहा है, प्रधानमंत्री जी का फोन हो रहा है। ये कैसा आईसीयू है भाई? ये किस जी। तरह का आईसीयू है जहां इस तरह से फोनो हो रहा है? प्रधानमंत्री जी कैसे हैं आप? देश के सारंगी जी बताइए, नेता प्रधानमंत्री जी आपका हाल प्रतिपक्ष जानना पर चाह रहे हैं, एफआईआर ये दर्ज कैसा हो रही आईसीयू है। है? उस एफआईआर से संबंधित वीडियो क्लिप जो कि सबसे पहले सामने आनी आप चाहिए थी, वीडियो वो क्लिप नहीं आ रख पाई है। दीजिए। मुझे संदीप लगता जी, है कि देश जान संदीप जाएगा जी कि एक कौन बार फिर बेईमानी से, कर रहा है और जी कौन बदमाशी कर रहा है, कौन गुंडागर्दी कर रहा संदीप है, जी, सब क्या साफ एक हो बार जाएगा। फिर क्या से दिक्कत है? राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है या फिर उनकी सांसदी छीनने की कोशिश हो रही है? क्योंकि निशिकांत दुबे जो है, उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है, उनको संसद से राहुल क्या निलंबित करने निशिकांत की दुबे जी मांग कर दी चिट्ठी है। लिखेंगे? उनको तो मैं समझता हूँ कि उनकी सदस्यता सबसे पहले जानी चाहिए। संदीप जी वो से जिस उत्तर तरह ले से लेती गाली हूँ। दे रहे थे, राहुल जी गांधी को गुंडा बोल रहे थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें सबने देखी और सुनी भी। संदीप जी, आप तरह के कैसे देख, मैं सांसद सचिन जी, जनता मैं के आपके, पैसे पर इस तरह के सांसद जाते हैं तो उनको बाहर करना चाहिए। संदीप जी से समझ लेती हूँ। संदीप जी, कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी पर एफआईआर, लेकिन कांग्रेस की शिकायत पर एफआईआर अभी तक नहीं हुई है? ये अभी तक के जो है जानकारी मैं दर्शकों के लिए जरूर यहाँ पर रखना चाहूंगी। संदीप जी। देखिए नेहा जी, बिल्कुल ये चीजें निकल कर सामने आ रही है कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई है। और जहां तक बात है राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन है, विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है। और विपक्ष गवर्नमेंट के ऊपर हमलावर है, गवर्नमेंट का बड़ा चेहरा गृह मंत्री अमित शाह भी है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष अमित शाह को घेरने में लगा हुआ है। और ये राजनीति है, ये कोई सामाजिक लोगों की एक मीटिंग नहीं है। राजनीति में कूटनीतिक तरीके से हमलावर भी होना पड़ता है, एक दूसरे को बैकफुट पर ले जाने की कोशिश भी की जाती है। इसके लिए आपको पर क्या इस तरीके से कि उन्होंने संसद में बल का प्रयोग किया, उन्होंने मसल पावर दिखाया, और राहुल गांधी जो है वो संदीप भाई, राजनीति में कूटनीति चलती है, लेकिन राजनीति में इस तरह की दादागिरी तो नहीं चलती है। आप बताइए, ये जो संसद में हो रहा था, ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति क्या इसके पक्ष में खड़ा हो सकता है? जी संदीप जी, आप लोगों का रास्ता रोक लीजिए। हेमंत जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन हम उन चीजों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। लोगों को चोट लगी है, उनका खून बह रहा है, वो लोग हॉस्पिटल में। मैं आपकी मुकेश राजपूत जी सर, ठीक है भाई, मुकेश राजपूत तो कहते हुए सुनेगा कि राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया, पीछे से धक्का आया और मैं गिर गया। वो तो हम राहुल गांधी न्यूज़ के पास तो वो फुटेज है, वो बयान। ये इन्वेस्टिगेशन टीम का काम है कि किसने धक्का दिया, चोट कैसे लगी, ये तो बाद की चीज है। हम राहुल गांधी का भी नाम नहीं ले रहे हैं, हम किसी का भी नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि चोट लगी है, एफआईआर दर्ज हुई है, तो अभी चीजें सामने आएंगी निकल करके। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि राजनीति का जो स्तर है वो डाउन हुआ है। चाहे वो संसद की कार्यवाही को आप शुरू से देख लीजिए, किस तरीके से चली, किस तरीके से नहीं चलने दी गई। ऐसे में संदीप जी, संसदीय कार्य मंत्री जो कि कस्टोडियन है पार्लियामेंट के, उनका पूरा का पूरा मंत्रालय ये सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि जब सदन की कार्यवाही चले तो वो उसमें गतिरोध है वो कैसे खत्म हो, और एक जो है समरसता लाई जाए और एक सौहार्द लाया जाए, ताकि सदन में कामकाज हो सके, कार्यवाही चल सके। मैं उस कस्टोडियन के रूप में किरण रिजिजू की भूमिका पर भी आपसे टिप्पणी जरूर अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूंगी। संदीप जी। नेहा जी, आपने किरण रिजिजू जी का नाम लिया, संसदीय मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि चीजों को ठीक तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया जाए, चलाया जाए। जैसे अभी हम लोग डिबेट में बैठे हैं, जितने भी पैनलिस्ट हैं, आप अच्छे से चीजें मैनेज कर रही हैं, सबको समझा रही हैं, साथ लेकर के चल रही हैं। लेकिन अगर हम लोग इस चीज के लिए एग्री ना हो, अभी प्रभात जी और सचिन जी के बीच में डिबेट चल रही थी, काफी गर्म डिबेट हो रही थी, ऐसे में आपने इनको समझाया, दोनों लोग समझने में कामयाब हो गए। लेकिन किरण रिजिजू जी और जो भी अध्यक्ष रहे, वो लगातार कहते रहे कि अभी आप संसद के बाहर विरोध मत करिए, जो भी बात है वो संसद के अंदर रखिए, सदन में रखिए, चीजें लोगों तक। लेकिन संदीप जी, अगर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था तो सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन करने लगेगा जवाब में, और संसदीय कार्य मंत्री इसको सही ठहरा रहे हैं। ये कैसा उत्तर है, या फिर ये कैसा जो है प्रतिक्रिया है?
देखिए बिल्कुल नेहा जी, ये जो चीजें हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो वाकई सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। लेकिन आज की तारीख में आपने देखा जो हिंदुस्तान की राजनीति है वो बदल चुकी है। हमने अरविंद केजरीवाल को देखा है सरकार में रहते हुए प्रदर्शन करते देखा है, सरकार में रहते हड़ताल पर बैठते देखा है। तो हमारी देश की जो राजनीति है वो करवट ले रही है। अब देखिए आगे आगे है क्या। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी, फिर मैं सचिन जी के पास भी जाऊंगी और प्रभात जी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सीधे दर्शकों को लेकर जाएंगे सचिन जी के पास, बीजेपी के नेता, उनका इस पर क्या कहना है कि संसदीय कार्य मंत्री भारत के, वो कहते हैं कि क्योंकि विपक्ष एक हफ्ते से लगातार प्रदर्शन कर रहा था, इसीलिए बीजेपी सांसदों ने भी प्रदर्शन करके अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने की कोशिश की और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। समझेंगे उत्तर को, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और सीधे चलेंगे सचिन जी के पास। सचिन जी, बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि समय हमारे पास अब बहुत ही सीमित है, पहले आपकी टिप्पणी, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता की भी टिप्पणी हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। सचिन जी, संसदीय कार्य मंत्री जो अपनी भूमिका है वो निभाते हुए नजर नहीं आए, प्रदर्शन की प्रतिक्रिया, प्रदर्शन। सचिन जी देखिए नेहा जी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने भी इन विपक्ष से आग्रह करा कि जो हो वो सदन के अंदर हो, आप प्रदर्शन ना करें। ओम बिरला जी ने भी कहा कि आप जो करें सदन के अंदर करें, विरोध करें, चर्चा करें, आप सदन के अंदर करें। अगर एक व्यक्ति को आग्रह, अनुरोध, निवेदन नहीं समझ में आ रहा, एक दल को, एक गठबंधन को ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो शायद अगर आप और हम भी उनके मतलब एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन से ही वो क्या पता वो समझ सके, तो अगर वहां भाजपा द्वारा इनकी ही भाषा में इनको जवाब देने का प्रयास किया गया तो इनको किस चीज की मिर्ची लगी। दूसरी बात, मैं एक और बात कहूंगा कि प्रदर्शन एक अलग चीज है, पर प्रदर्शन में हंगामा एक अलग चीज है। पर ये कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से नजर नहीं आई कि वो सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए जो गंभीर है। बिल्कुल हुई है, और ये पहली बार नहीं हुई। आप देखिए, जब धारा 370 पे बिल आया तब भी इन्होंने हंगामा किया, जब अयोध्या राम मंदिर पे आया तब भी इन्होंने हंगामा किया, एनआरसी लाए तब भी इन्होंने हंगामा किया। एक आप जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, केवल विपक्ष एक ही चीज पे चल रहा है कि सदन को कैसे, क्योंकि ये जनता के पैसे से चलता है सदन, क्योंकि इसकी हर एक मिनट कीमती है। समय मेरे पास बहुत ही सीमित है। ये सदन के समय को बर्बाद करना चाहते हैं, समय की कोई कदर नहीं है और ना सदन की कार्रवाई में सकारात्मक भूमिका निभाते। मुझे लगता है दर्शकों तक आप अपना पॉइंट पहुंचा पाए हैं, तो मैं प्रभात जी आपसे भी संक्षिप्त टिप्पणी लेना चाहूंगी कि समय समाप्ति का इशारा कर रहा है, और हेमंत जी इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगी क्योंकि समय आगे इस बहस को ले जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। प्रभात जी अपनी बात रखे संक्षेप में। जी मैं छोटे छोटे एक दो पॉइंट में अपनी बात खत्म बिल्कुल संक्षेप में। जी, सबसे पहले नेहा जी, सबसे पहले संसद का जो विजुअल है वो सामने अगर नहीं आ रहा तो ये बहुत गंभीर विषय है कि सोचने की बात है। जब भी संसद पर आक्रमण हुआ, अभी आपने देखा है कुछ ही महीनों पहले दो चार लोग संसद के अंदर घुस करके और संसद में जो व्यवहार कर रहे थे, जिसकी हमने घोर निंदा भी करी, लेकिन हाँ ये बताया कि भाई ये जो कार्य है ये क्यों उनको करना पड़ा, ये भी जानने की आवश्यकता है, वो भी देश के नागरिक। और अब तो इसको सीआईएसएफ जो है सुरक्षा की जिम्मा संभालती है। नेहा जी बोल लीजिए प्लीज। जी जी बिल्कुल संक्षेप। लेकिन संसद की जो सुरक्षा है उसमें सेंध लगी। जब माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, संसद पर अटैक हुआ। आज इनके पास अगर विजुअल नहीं है तो पूरे देश को इस पर प्रशंसा करना चाहिए कि या तो सरकार इन विजुअल को गायब करके अनर्गल प्रलाप करने का काम कर रही है, या पूरे देश के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए। और दूसरी बात, अंतिम बात कर दूं, अभी ये बात कर रहे थे एनआरसी की, आसाम में इनकी सरकार, एनआरसी का क्या हुआ सचिन भाई, देखा है उसका हश्र? अरे बेसोचे समझे बेतुके चीजों। समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। एनआरसी एक अलग मुद्दा है, एनआरसी एक अलग मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी प्रभात जी, सचिन जी, समय समाप्त हो गया। संदीप जी आपका बहुत बहुत आभार, हेमंत जी आपका भी आभार, आपने समय निकाला स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने समय दिया और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े, और हम दर्शकों तक कुछ जानकारी और कुछ कहीं ना कहीं जो सवाल है उनके उत्तर भी पहुंचाने की कोशिश कर सके। इसलिए बहुत बहुत दर्शकों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि कृपया अपना फीडबैक हमें ईमेल के रूप में जरूर पहुंचाते रहिए। आप हमें लिखिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।